हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल। फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल पे आप सभी नेट एक्सपीरियंस का स्वागत है। जो भी स्टूडेंट्स पेपर 2 JRF 2022 कॉमर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं लेके आती हूँ डेली 3 बजे कॉमर्स की क्लासेस। अभी हमारी चल रही है यूनिट नंबर 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स व्यावसायिक अर्थशास्त्र, जो मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट होने वाली है। 1-2 चैप्टर्स और बचे हैं इसके, जिनको हम आगे आने वाली क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम करेंगे जो अभी तक के हमने पढ़ा है, जो भी आपका कॉस्ट का, रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट है, उनका एक बार हम रिवीजन लगा लेंगे, ताकि जो भी, क्योंकि इनमें ना थोड़ी चीज़ें सेम सी हैं, जैसे टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, ये सब है ना। तो इनको आपस में हम क्या कर देते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, ताकि सारे बच्चे कंफ्यूज ना हो। और उसके बाद जो हमारा चैप्टर नंबर नेक्स्ट है, कौन सा बोलो, चैप्टर नंबर है 10th मार्केट स्ट्रक्चर एंड बिजनेस डिसीजन, उसके बारे में हम बात करेंगे आज की क्लास में। पहले थोड़ा रिवीजन कर लेंगे और फिर मार्केट स्ट्रक्चर जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बता देती हूँ, जो भी लिंक्स वगैरह होती हैं वो आपको प्रोवाइड करा दी जाती हैं, जो आपका टेलीग्राम चैनल है कॉमर्स का, उसी पे, और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और ये जो है पेपर 2 की इन सारी सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी होती हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स जिन सब्जेक्ट की तैयारी कर रहा है वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइमिंग के अकॉर्डिंग क्लासेस ले सकते हैं। पेपर फर्स्ट की जीके की और पेपर फर्स्ट की क्लास होती है, तो वो भी आप ले सकते हैं, जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो सभी भी, क्योंकि साथ साथ में थोड़ा पेपर फर्स्ट की भी प्रिपरेशन करते रहना ज़रूरी है। ओके, तो चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारा रिवीजन पहले, और उसके बाद आज ही की क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, जो चैप्टर नंबर 10 है मार्केट स्ट्रक्चर, बाजार संरचना, और ये वाला 10th नंबर चैप्टर। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहले जो मार्केट स्ट्रक्चर का बेसिक बन के आता है कॉस्ट और रेवेन्यू से, उसको देख लेते हैं बेसिक थिंग्स को। तो देखिए, ये हमने पढ़ा है अच्छे से कि शॉर्ट रन में क्या होता है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, 2 टाइप की हमारी सिचुएशन होती है, लॉन्ग रन की, शॉर्ट रन की। अभी आपको अच्छे से याद हो गया होगा, है ना। तो 2 टाइप के हमारे क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के। कौन कौन से, एक होते हैं फिक्स्ड और एक होते हैं वेरिएबल फैक्टर्स, है ना। तो जो फिक्स्ड होते हैं उनकी जो कॉस्ट आती है उसको बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, और जो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। हमने एग्जांपल लेके चला था लैंड और लेबर का, जिसमें लैंड आपकी फिक्स्ड होती है और लेबर और बाकी अदर जो फैक्टर्स हैं वो क्या रहते हैं, वेरिएबल रहते हैं, परिवर्तनशील रहते हैं, राइट। तो अगर जो लैंड की स्थिर जो फैक्टर है उसकी जो कॉस्ट आएगी उसे बोलेंगे फिक्स कॉस्ट, और बाकी जो वेरिएबल कॉस्ट है, लेबर हो गया, मशीनरी होगी, वॉट एवर एनीथिंग एल्स, रॉ मटेरियल्स हो गया, उन सब की जो कॉस्ट आएगी वो होगी आपकी, बोलो क्या होगी, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, आप बोलोगे मैम फिर से क्यों यही बात कर रहे हैं, थोड़ा सा हम रिवाइज कर ले रहे हैं, ताकि आपको क्या हो, कोई भी कंफ्यूज ना हो जब हम मार्केट स्ट्रक्चर को पढ़ें अच्छे से तभी। ठीक है, अब आगे देखिए, शॉर्ट रन की सिचुएशन में आपकी टोटल कॉस्ट क्या होगी, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। इसमें दोनों शामिल होंगे, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट, ध्यान में रखना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक चीज़ समझाती हूँ कि मान लीजिए आपसे मैं पूछती हूँ कि हमारा जो क्या है कि रेवेन्यू है, मतलब हमारी जो रेवेन्यू आ रही है किसी भी प्रोडक्ट को सेल करके, ठीक है, वो तो आए, रेवेन्यू समझते हैं ना, क्या होता है जब हम कोई भी प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो निकल के आती है हमारी रेवेन्यू। ठीक है, तो मैं आपको सिचुएशन देती हूँ, अगर आपकी रेवेन्यू है हमारी बिजनेस फर्म की 90 और कॉस्ट आ रही है हमारी 100, समझ में आ रही है ना बात। फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों कॉस्ट्स को मिला के हमारी कॉस्ट तो आ रही है 100, पर जितना हम सेल कर पा रहे हैं उससे हमारी रेवेन्यू निकल के आ रही है 90। तो इस सिचुएशन में एक फर्म को क्या करना चाहिए, उसे कंटिन्यू रखना चाहिए उत्पादन को, या फिर उसे उत्पादन करना बंद कर देना चाहिए। चलिए मुझे जल्दी से बताइए कमेंट में अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग कि क्या करना चाहिए, जब अगर आपकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आ रही है, किससे, बोलो, रेवेन्यू से ज़्यादा आ रही है। कितना, अगर रेवेन्यू 90 है और कॉस्ट आपकी 100 आ रही है, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए एक बिजनेस फर्म को। तो देखिए, अगर हम सिंपल वे में देखिए एज ए इंडिविजुअल परसेप्शन, तो हम क्या सोचेंगे कि यार कॉस्ट तो कम आ रही है, मतलब कॉस्ट ज़्यादा आ रही है और रेवेन्यू प्रॉफिट उतना हो ही नहीं रहा है। और मतलब रेवेन्यू ज़्यादा होगी तभी तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। प्रॉफिट क्या होता है, जितनी हमारी रेवेन्यू आती है उसमें से जो कॉस्ट हम कट कर देते हैं उससे हमारा प्रॉफिट निकल के आता है। बट यहाँ तो उल्टा ही सिस्टम हो रहा है, माइनस में आएगा, प्रॉफिट लॉस हो रहा है, प्रॉफिट तो कुछ हो ही नहीं रहा, ऐसे शो होता है, ऐसा दिखता है ना।
दिखता है कि नहीं सिचुएशन में। बट अब आप एक बात देखिए, जो आपकी कॉस्ट है 100, उसमें आपकी 80 मान लीजिए वेरिएबल कॉस्ट है और 20 क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है, एक बात बताइए, जो आपकी रेवेन्यू आ रही है, जो आपकी आय है वो कितनी है, 90, और वेरिएबल कॉस्ट को देखिए कितनी है, 80। तो क्या जो आपकी आय निकल के आ रही है वो वेरिएबल कॉस्ट को कवर अप कर पा रही है? हाँ मैम, कर ही पा रही है। 10 रुपीज़ और बच ही रहे हैं, है ना, 10 रुपीज़ बच रहे हैं। 80 हमारी कॉस्ट लग गई वेरिएबल की, है ना, परिवर्तनशील लागत लग गई, तो बचे कितने रहे हैं, 10 रुपीज़ बच रहे हैं। अब अगर आप चाहे प्रोडक्शन करो या चाहे ना करो, पर आपको जो आपकी फ़िक्स कॉस्ट है वो तो आपको देनी ही पड़ेगी। जब तक आप बिज़नेस को बंद नहीं कर दोगे तब तक देनी पड़ेगी या नहीं। जो लैंड आपने ले रखी है उसका आपको रेंट देना पड़ेगा या नहीं, चाहे आप उत्पादन करो चाहे ना करो, देना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब चाहे उत्पादन करो या ना करो, फ़िक्स कॉस्ट तो आपको फिर भी देनी ही पड़ेगी। अब अगर मान लीजिए आप अगर उत्पादन नहीं भी करते हो तो आपको क्या है, मतलब कि आपको फ़िक्स कॉस्ट भी 20 रुपीज़ की देनी पड़ेगी, है ना। और अगर आप उत्पादन कर रहे हो फिर तो मैम 10 रुपीज़ बच रहे हैं, तो हम फ़िक्स कॉस्ट रेवेन्यू में से 10 दे देंगे, तो 10 हमारी क्या हो रही है, हमारा 10 का लॉस होगा। मतलब हमें 20 नहीं देना पड़ेगा, हमें 10 ही देना पड़ेगा, है ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? मतलब जितना रेवेन्यू आ रहा है उससे हमारा वेरिएबल कॉस्ट तो पूरा निकल ही रहा है और फिक्स्ड कॉस्ट भी थोड़ा बहुत निकल रहा है। तो इसलिए इस सिचुएशन में जब क्या हो कि आपकी जो रेवेन्यू निकल के आ रही है वो अगर वेरिएबल कॉस्ट से भी ज़्यादा है ना, तो उस सिचुएशन में भी आपको क्या करना चाहिए, प्रोडक्शन करते रहना चाहिए, ताकि आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है एटलीस्ट वो भी थोड़ी बहुत निकलती रहे, आपको पूरा फिक्स्ड कॉस्ट ना भरना पड़े अपने पैसों से। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो जब हम वेरिएबल कॉस्ट के थ्रू देखेंगे, अगर मान लीजिए जो आपकी रेवेन्यू है वो 70 हो गई, है ना, 60 या 70 हो गई, ठीक है, उस सिचुएशन में क्या आपको प्रोडक्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अब तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं निकल रही है, आपको अपने ही पैसे और भरना पड़ रहा है बिजनेस में, है ना, भरना पड़ रहा है, यानी अपनी जो लागत आ रही है वो अपनी तरफ से भरनी पड़ रही है। एक तो आप बिज़नेस में जो कॉस्ट आ रही है वो फिर आपकी कॉस्ट निकल भी नहीं रही है, तो फिर बिज़नेस करके प्रोडक्शन करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। पर जब तक जिस सिचुएशन तक वेरिएबल कॉस्ट निकल रही है उस सिचुएशन तक आप कर सकते हो क्या, उत्पादन करना मतलब स्टार्ट रख सकते हो अपना, बंद करने की ज़रूरत नहीं होगी। क्लियर है यहाँ तक? तो अब देखिए, अगर शॉर्ट रन में प्रोडक्शन नहीं भी करेंगे तो भी फिक्स्ड कॉस्ट का लॉस तो उठाना ही पड़ेगा। शॉर्ट रन में क्या होता है, हम जल्दी से ये तो नहीं कर सकते कि भाई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हम लैंड को रेंट पे लेंगे, 11 महीने या जितने का भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उसी बेसिस पे तो लेंगे। तो हम बीच में ये तो नहीं बोल सकते ना जो लैंडलॉर्ड होगा उसको कि भाई हम तो प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, हमें तुम्हारी लैंड नहीं चाहिए अभी। अचानक से तो हम ऐसे नहीं कर सकते ना शॉर्ट रन पीरियड में। तो लैंड का तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेंट देना ही पड़ेगा, तो फिक्स कॉस्ट तो हमें भरनी ही पड़ेगी शॉर्ट रन की सिचुएशन में। तो इसलिए प्रोडक्शन को अगर हम चालू रखेंगे वेरिएबल कॉस्ट की सीमा तक भी, तो हमें हमारा क्या रहेगा, उसमें थोड़ा सा हमारा प्रॉफिट रहेगा कि 10 रुपीज़ कम भरने पड़ेंगे फिक्स कॉस्ट को अपने पैसों से, है ना। तो शॉर्ट रन में ये सिचुएशन रहेगी। अब लॉन्ग रन में जो सारे के सारे फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के वो वेरिएबल होते हैं। तो इन लॉन्ग रन ओनली वन कॉस्ट, तो लॉन्ग रन के सिचुएशन में सिर्फ एक कॉस्ट होती है, कौन सी बोलो, परिवर्तनशील लागत। क्लियर है? ये तो ऑलरेडी पता है आप सभी को, है ना। तो शॉर्ट रन की सिचुएशन ये होती है जिसमें आपको प्रोडक्शन आप चालू रख सकते हो जब तक आपकी वेरिएबल कॉस्ट तक आपकी निकल रही है आपकी रेवेन्यू, ठीक है, ताकि आप फिक्स कॉस्ट भी थोड़ा बहुत भर सको। और लॉन्ग रन की सिचुएशन में जो आपकी कॉस्ट होती है वो सिर्फ एक ही होती है, वेरिएबल कॉस्ट को ही हम क्या बोलते हैं, टोटल कॉस्ट बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब बढ़ते हैं आगे। ने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा है कॉस्ट का, उसी के बेसिस पे हम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के कुछ कर्व्स के माध्यम से दोनों को देख लेते हैं, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की सिचुएशन को। तो सबसे पहले हम देखते हैं शॉर्ट रन की सिचुएशन में, शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व में जो आपका ये फर्स्ट डायग्राम बना हुआ है शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व में, ये है आपका टोटल कॉस्ट का, वेरिएबल कॉस्ट का और फिक्स्ड कॉस्ट का। तो देखिए ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल है एक्सिस के, ये है आपकी FC फिक्स्ड कॉस्ट। मैं लिखना भूल गई थी, आप लिख लेना यहाँ पे। ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल है ना, इसमें क्या है आपका 10 क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट तो रहेगी ही रहेगी, चाहे आप उत्पादन की मात्रा कितनी भी बड़े करें, आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहेगी, स्थिर रहेगी हर सिचुएशन में। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कर्व दिख रहा है ये तो क्या हो गया आपका फिक्स्ड कॉस्ट, और फिर है आपकी
वेरिएबल कॉस्ट जो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है, मतलब ओ एक्सिस के जीरो से स्टार्ट हो रही है। कहने का मतलब अगर आप उत्पादन नहीं करोगे तो आपकी कोई परिवर्तनशील लागत नहीं आएगी, पर अगर आप उत्पादन की मात्रा को जैसे जैसे बढ़ाओगे आपकी वेरिएबल कॉस्ट आएगी, परिवर्तनशील लागत भी आएगी। ठीक है। अब टोटल कॉस्ट स्थिर और परिवर्तनशील दोनों से मिलके बनती है ना। तो ये कहाँ से शुरू होगी, ज़ीरो से शुरू नहीं होगी, क्योंकि टोटल कॉस्ट पे क्या भी रहता है, फिक्स्ड कॉस्ट भी रहती है। तो 10 से आपकी स्टार्ट होगी, जहाँ जितनी आपकी फिक्स कॉस्ट है वो तो आपको भरनी ही पड़ेगी, चाहे आपकी वेरिएबल कॉस्ट 0 हो, पर 0 + 10 आप फिक्स कॉस्ट को करोगे तो 10 तो आपकी टोटल कॉस्ट आएगी ही आएगी, है ना। तो जो आपकी टोटल कॉस्ट है वो कभी भी 0 नहीं होगी, टोटल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट कभी 0 नहीं होगी आपकी। ठीक है। तो जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी टोटल कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी, बिकॉज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, बोलो, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। कौन सी सिचुएशन में, शॉर्ट रन की सिचुएशन में देखा हमने डायग्राम को। अब आगे देखिए, इसमें शॉर्ट रन की सिचुएशन में है आपका, एक तो हमने बात कर ली टोटल कॉस्ट की, अब हम बात करेंगे एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट की। तो देखिए ये जो आपका शॉर्ट रन की सिचुएशन में जो एवरेज कॉस्ट का कर्व है वो होता है थोड़ा यू शेप का। ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्या होता है, फ्लैट होता है। ठीक है। यहाँ देखिए, मतलब कि जो एक होता है आपका मार्जिनल कॉस्ट, दोनों के दोनों ही यू शेप के होते हैं शॉर्ट रन की सिचुएशन पे। पर जो आपका एवरेज कॉस्ट का कर्व है वो थोड़ा सा फ्लैट होता है, किसकी बजाय जो मार्जिनल कॉस्ट है उसका तो एकदम पूरा राउंडली यू शेप का होता है, जबकि आपका जो एवरेज कॉस्ट का कर्व है वो थोड़ा सा ऐसे फ्लैट टाइप से यू शेप का होता है। ठीक है। तो ये तीनों के दोनों डायग्राम है टोटल कॉस्ट के, एवरेज कॉस्ट के और मार्जिनल कॉस्ट के। कौन सी सिचुएशन में, शॉर्ट रन की सिचुएशन में। ओके। अब लॉन्ग रन की सिचुएशन में क्या होगा, सिर्फ आपकी कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट ही होती है ना, फिक्स कॉस्ट नहीं होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो लॉन्ग टर्म कॉस्ट, तो लॉन्ग टर्म कॉस्ट कौन सी होगी, लॉन्ग टर्म टोटल कॉस्ट। ठीक है। एक होगी लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट और एक होगी लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट। तीनों के कर्व मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। फर्स्ट जो डायग्राम है लॉन्ग रन में उसमें है लॉन्ग टर्म टोटल कॉस्ट। ठीक है। तो इस तरीके से इसकी शेप होगी, अपवर्ड स्लोप होगा इसका लॉन्ग टर्म टोटल कॉस्ट का, यानी जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ती जाएगी वैसे जो आपकी टोटल कॉस्ट है लॉन्ग टर्म की वो भी क्या होगी, बढ़ती हुई जाएगी। हमने देखा था लास्ट चैप्टर में, आई होप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर से हम रिवाइज कर रहे हैं ताकि चीज़ें आपको माइंड में सेट हो जाए और जब हम मार्केट में पढ़ें इन चीज़ों को, क्योंकि टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू के अकॉर्डिंग ही आपका क्या होता है, मार्केट का इक्विलिब्रियम डिसाइड होता है। तो इसलिए सारे कॉन्सेप्ट्स को हमें अच्छे से क्लियर होना ज़रूरी होता है। ठीक है। अब जो आपकी लॉन्ग टर्म में एवरेज कॉस्ट है उसका शेप भी क्या होता है, यू शेप का होता है, और लॉन्ग टर्म की जो मार्जिनल कॉस्ट है वो भी क्या होती है, यू शेप की होती है। हमने देखा था, याद हो आपको, कि मार्जिनल कॉस्ट की सिचुएशन में क्या होता है, सीमांत लागत के सिचुएशन में, कि एक टाइम के लिए क्या होती है आपकी जो आउटपुट जब बढ़ता है तो तब तक आपकी जो है मार्जिनल कॉस्ट घटती हुई रहती है, लेकिन एक टाइम पीरियड आने के बाद कौन सा नियम लागू होता है, डिमिनिशिंग रिटर्न का, घटते हुए प्रतिफल का। तो उसके बाद कौन सी सिचुएशन आती है कि आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है वो धीरे धीरे फिर से क्या होने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है ऑप्टिमम लेवल उत्पादन के एक बिंदु के बाद। आपको याद होगा, राइट। तो ये तीनों कर्व हैं आपकी लॉन्ग रन के सिचुएशन में, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। आई होप क्लियर है। ये देखिए, ये जो शॉर्ट रन में एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट है और लॉन्ग रन में एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि ये थोड़े से ना बाउल शेप के होते हैं लॉन्ग रन में, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट को आप देख सकते हो, जबकि पूरा जो शॉर्ट रन है उसमें पूरा टोटली यू शेप के होते हैं। तो थोड़ा सा इन कर्व्स में क्या होता है, डिफरेंस होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब आगे देखिए, जब हम मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट में क्या देखते हैं, थोड़ा सा रिलेशन देखते हैं। तो क्या देखते हैं जब हम डायग्राम बनाते हैं कि जो आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व है ना वो एवरेज कॉस्ट को क्या करता है, इसके लोएस्ट पॉइंट पे कट करता है। ठीक है। ये देखिए, ये जो एवरेज कॉस्ट का लोएस्ट पॉइंट है इस पे आपका मार्जिनल कॉस्ट क्या कर रहा है, इस लोएस्ट बिंदु पे काट रहा है एवरेज कॉस्ट को। ठीक है। तो ये रिलेशन होता है एमसी और एसी के बीच। कौन सी सिचुएशन में, शॉर्ट रन की सिचुएशन में। अब देखते हैं लॉन्ग रन की सिचुएशन में क्या होता है।
लॉन्ग रन में एवरेज कॉस्ट होती है, आपकी मार्जिनल कॉस्ट होती है और टोटल कॉस्ट होती है ना। तो एवरेज कॉस्ट को हम बोलते हैं पर यूनिट कॉस्ट भी बोल सकते हैं, राइट। और जो मार्जिनल कॉस्ट होती है उसको हम बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने पे, यानी एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने से टोटल कॉस्ट में जो चेंज आता है उसे ही हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। ये तो सभी को पता है। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे जब हमने 100 यूनिट्स बनाई, 100 किसी वस्तु की मात्रा को बनाया, तो हमारी जो कॉस्ट आई थी, टोटल कॉस्ट आई थी 1000 रुपीज़, ठीक है। और हमने उत्पादन की एक इकाई की मात्रा को बढ़ा दिया, यानी 100 से 101 कर दिया, तो हमारी कॉस्ट आई है, बोलो कितनी, 1010। तो टोटल कॉस्ट में कितना परिवर्तन आया, 10 रुपीज़ का परिवर्तन आया, मतलब 10 हमारी क्या हुई, मार्जिनल कॉस्ट हुई, ठीक है। तो ये होती है मार्जिनल कॉस्ट। और फिर हम AC देख लिया, AC होती है पर यूनिट कॉस्ट, और MC होती है मार्जिनल कॉस्ट, होती है अतिरिक्त यूनिट को करने पे टोटल कॉस्ट में जो चेंज आता है। अब टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट होती है हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट भी इसमें ऐड हुई होती हैं। अब हमने दोनों कॉस्ट को पढ़ा है, क्या क्या होती है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट में जो आपकी फिक्स्ड और वेरिएबल हैं वो दोनों कॉस्ट आएगी, और इम्प्लिसिट में आपकी कौन सी आएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल दो चाहे नॉर्मल प्रॉफिट बोल दो। अब मुझे सभी कमेंट में बताएंगे व्हाट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हमने पहले की क्लासेस में पढ़ा है अच्छे से, किसी एक क्लास में मैंने मेंशन किया था, पूरा एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बताया था कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर नॉर्मल प्रॉफिट हम किसे कहते हैं। तो जो TC है उसमें दोनों टाइप की इंक्लूड होती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको बताना है। मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी कि इम्प्लिसिट कॉस्ट में कौन सी चीज़ आती है, या फिर नॉर्मल प्रॉफिट या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तीनों सेम चीज़ है, तीनों सेम टर्म है, किसे बोलते हैं मुझे बताना है, ठीक है। तो अगर जो हमारी टोटल कॉस्ट है वो रिकवर होती है तो भी हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट तो कमा ही सकते हैं, है ना। तो इसीलिए क्या होती है, क्योंकि इसमें एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों टाइप की कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो ये हो गया शॉर्ट रन का और लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट, किसका, कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। लागत के सारे कॉन्सेप्ट हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं लास्ट चैप्टर से अभी तक रिवीजन तक। और एक आपको याद हो, हमने 9 चैप्टर पढ़ा था फिर किसका, रेवेन्यू का। तो थोड़ा सा रेवेन्यू का भी रिवीजन कर लेते हैं। रेवेन्यू किसे कहते हैं, सभी को पता है ना, सेल रिसिप्ट और मनी रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ द प्रोडक्ट, यानी किसी वस्तु को बेचने पे जो हमें पैसे प्राप्त होते हैं, या फिर जो हमें प्राप्त होता है, कोई भी फिगर अमाउंट जो भी प्राप्त होता है, वही हमारी होती है रेवेन्यू, आय होती है, राइट। पता है ये सभी को, जितने हम प्रोडक्शन कर रहे हैं कोई भी पर्टिकुलर चीज़, उतना हम सेल कर रहे हैं, जितनी भी हमने मात्रा में सेल किया है वो हमारी हो गई रेवेन्यू, ठीक है। फिर टोटल रेवेन्यू क्या हो गई, वही फर्क के द्वारा जो सारी यूनिट सेल करने पर जो टोटल यूनिट रिसीव होती है, यानी टोटल अमाउंट रिसीव होती है, इसे ही हम बोलते हैं टोटल रेवेन्यू, कुल आय। फिर बात करें अगर मार्जिनल रेवेन्यू की, तो क्या होगा कि मार्जिनल रेवेन्यू इज चेंज इन TR, यानी टोटल रेवेन्यू में चेंज होता है विच रिजल्ट फ्रॉम द सेल ऑफ वन मोर और लेस यूनिट ऑफ आउटपुट। यानी अगर एक आउटपुट, मतलब एक आउटपुट की जितनी मात्रा है, यानी हम 1000 यूनिट सेल कर रहे हैं, उसके बाद हम जब 1001 यूनिट सेल कर रहे हैं, तो उससे हमारी रेवेन्यू में जो टोटल रेवेन्यू में चेंज आ रहा है, यानी पहले हमें 1000 जब हम यूनिट सेल कर रहे थे तो हमें कितना जो पैसे मिल रहे थे उससे, और जो हमें 1001 जो सेल करेंगे उससे हमें कितने पैसे मिलेंगे, दोनों में जो डिफरेंस होगा उसी को हम बोलेंगे मार्जिनल रेवेन्यू। जो हमारी एक अतिरिक्त इकाई को बेचने पे जो हमें जो प्राप्त होने वाली आय होती है उसे ही हम बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू, सीमांत आय। क्लियर है। फिर हमने पढ़ा था एवरेज रेवेन्यू को। एवरेज रेवेन्यू क्या होती है, पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, यानी हम जो यूनिट सोल्ड कर रहे हैं, आउटपुट सोल्ड कर रहे हैं, उसका पर यूनिट की मात्रा कितनी है। ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि AR होती है प्राइस के बराबर, हमने पढ़ा था, याद है सभी को। AR को डिमांड कर्व भी कहते हैं। और AR कैसे कैलकुलेट की जाती है, जो हमारी टोटल रेवेन्यू निकल के आती है उसमें हम जो आउटपुट की मात्रा है उसको जब डिवाइड कर देते हैं तो हमारा प्राइस बोल दो चाहे एवरेज रेवेन्यू बोल दो, निकल के आ जाता है सीमांत औसत आय निकल के आ जाती है। क्लियर है। कुल आय, सीमांत आय और औसत आय, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए समझिए कुछ कॉन्सेप्ट्स को कि अगर जो आपका टोटल रेवेन्यू को टीसी से अगर कंपेयर करते हैं, टोटल रेवेन्यू को टोटल कॉस्ट से, अब यहाँ पे किस किस की बात हो रही है, टोटल रेवेन्यू की और टोटल कॉस्ट की, ठीक है। तो दोनों को अगर कंपेयर करते हैं तो टोटल कॉस्ट में दोनों कॉस्ट इंक्लूड होती हैं, पता है सभी को, इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट, है ना। एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आता है वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों शॉर्ट रन की सिचुएशन में, और लॉन्ग रन में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को बोलते हैं। बोलो क्या, टोटल कॉस्ट बोल दो चाहे एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोल दो, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट में हमारी एक तो आती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक आती है इम्प्लिसिट कॉस्ट, यानी कि आपका नॉर्मल प्रॉफिट। ये दोनों टाइप की आपकी क्या आती है, कॉस्ट इंक्लूडेड होती है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में अगर हमारी जो टोटल रेवेन्यू है वो टोटल कॉस्ट के बराबर है, यानी जितना हमने सेल किया उससे जितनी हमें आय प्राप्त हुई उससे हमारी पूरी की पूरी टोटल कॉस्ट भी निकल रही है, ठीक है। वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो टोटल कॉस्ट है उसमें क्या होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट भी शामिल होती है, जिसे हम नॉर्मल प्रॉफिट भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर टी आर इज इक्वल टू टी सी है तो जो हमें नॉर्मल प्रॉफिट है वो तो होगा ही होगा। तो ये याद रखना, टी आर जब टी सी के बराबर है तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट होता है, ठीक है। और इसी सिचुएशन में अगर पर यूनिट की बात करें तो जो एवरेज रेवेन्यू है और एवरेज कॉस्ट है वो अगर बराबर होते हैं तो भी आपको नॉर्मल प्रॉफिट होगा। बस यहाँ पे बात किसकी होगी, पर यूनिट के बेसिस पे बात होगी, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को क्या बोला मैंने, जब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर भी होती हैं तो हम ऐसे माना जाता है कि कोई प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, नहीं, लेकिन हम नॉर्मल प्रॉफिट उस सिचुएशन में भी कमाएंगे, क्योंकि इसमें एक्सप्लिसिट कॉस्ट जिसमें वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट होती है उसके साथ साथ इम्प्लिसिट कॉस्ट भी शामिल होती है, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। ऐसे ही जब आपका एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर होगी तो पर यूनिट के हिसाब से हमें नॉर्मल प्रॉफिट होगा ही होगा। अब देखिए दूसरी सिचुएशन, अगर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज़्यादा है तो ये तो बल्ले बल्ले है कि नहीं है, रेवेन्यू ज़्यादा है कॉस्ट से तो आपको क्या होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, क्योंकि टोटल कॉस्ट तक आपको नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा था। अब अगर टोटल कॉस्ट से ज़्यादा आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो तो क्या किस में आएगा, आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा है तो उसमें भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, पर यूनिट के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो उस सिचुएशन में। क्लियर है। तो जब टी आर और टी सी इक्वल है तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट होगा। टी आर और टी सी जब इक्वल हैं या फिर ए आर और ए सी जब इक्वल है तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होगा। और अगर टी आर ज़्यादा है टी सी से या ए आर ज़्यादा है ए सी से, उस सिचुएशन में हमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होगा। ये सारी चीज़ें आगे मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो काम में आएगी, इसलिए इनको ध्यान में रखना। अब बढ़े आगे, थोड़ा रेवेन्यू कर्व्स की भी बात कर लेते हैं अलग अलग मार्केट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अलग मार्केट में देखिए, परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोली में और मोनोपोलिस्टिक में। तो याद होगा हमने सारे के सारे कर्व्स को देखा था, आपको याद है ना। तो जो आपका परफेक्ट कंपटीशन है उसमें जो आपका एआर और एमआर जो है, एआर को ही हम बोलते हैं डिमांड कर्व, याद रखना ये। तो जो आपका एआर और जो एमआर है वो क्या होता है, इक्वल होते हैं दोनों। कौन सी सिचुएशन में, पूर्ण प्रतियोगिता जो मार्केट होता है उसमें। तो आपका एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है, क्या होता है वो, ओ एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। फिर मोनोपोली की सिचुएशन में बात करें तो मोनोपोली में क्या होता है आपका, कि मोनोपोली में एआर और जो एमआर है उनका स्लोप डाउनवर्ड होता है, ठीक है। और जो आपका मोनोपोलिस्टिक मार्केट है उसमें भी एआर और एमआर दोनों का स्लोप क्या होता है, डाउनवर्ड ही होता है, ओके। बट इस सिचुएशन में होता क्या है, मोनोपोली की सिचुएशन में क्या होती है, इसमें लेस इलास्टिक होती है। मैंने समझाया था, लेस इलास्टिक मतलब जितना चेंज आपका किस में हो रहा है, प्राइस कम या ज़्यादा हो रही है, एवरेज रेवेन्यू में जितना ज़्यादा मतलब प्राइस कम या ज़्यादा हो रही है तो एवरेज रेवेन्यू में या डिमांड में उससे क्या होगा, कम मात्रा में क्या होगी, लोच होगी, इलास्टिक होगी, ठीक है। मैंने बताया था ना, अगर प्राइस 10% से बढ़ रहा है तो जो आपकी डिमांड है वो या तो 8% से 7% से ऐसे बढ़ेगी। यानी जितना प्राइस में चेंज हो रहा है उससे कम मात्रा में जब आपके डिमांड कर्व में या एआर कर्व में चेंज होगा तो उस सिचुएशन को बोलेंगे लेस इलास्टिक सिचुएशन इन। और ये कहाँ होगा, मोनोपोली की सिचुएशन में। वही मोनोपोलिस्टिक में क्या होगा, ये होती है आपकी
मोर इलास्टिक कहने का मतलब कि जितना चेंज आपका प्राइस में हो रहा है उससे ज़्यादा जब आपकी जो मांग है उसमें परिवर्तन होगा, यानी अगर आपकी जो प्राइस है वो कितने परसेंट से बढ़ रही है, 10% से बढ़ रही है, तो आपकी जो डिमांड है वो आपकी 12% से घट जाएगी। ऐसे ही प्राइस 10% से कम हो रही है तो जो डिमांड है वो 12% से बढ़ जाएगी। रिवर्स रिलेशन होता है ना, इसलिए तो इनका स्लोप क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। और मोनोपोली की सिचुएशन में तो लेस इलास्टिक होगा और मोनोपोलिस्टिक की सिचुएशन में मोर इलास्टिक होगा। ये रेवेन्यू कर्व की बात हो गई, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, व्हाट इज मार्केट। अब हमारा स्टार्ट हो चुका है मार्केट स्ट्रक्चर। यहाँ तक रिवीजन था, हमने कॉस्ट के और रेवेन्यू के सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज कर लिया है। तो आप सारी क्लासेस लगाइएगा पहले चैप्टर्स की और फिर रिवीजन करिएगा, आपको अच्छे से सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर की, जानते हैं व्हाट इज मार्केट, आखिर बाजार क्या होता है। मैम ये भी कोई पूछने वाली बात है कि मार्केट क्या होता है। मार्केट तो सभी जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे रोज का सामान लेने के लिए, सब्जी लेने के लिए, वही मार्केट होता है ना। जी हाँ, नॉर्मल वे में अगर देखें तो मार्केट मीन्स अ पर्टिकुलर प्लेस, कोई प्लेस होता है ऐसा जहाँ पे जो आपके बायर्स हैं, क्रेता और विक्रेता मिलते हैं आपस में एक दूसरे से, एंड बाय एंड सेल द कमोडिटीज। विक्रेता बेचता है, बायर्स खरीदता है, ये होता है मार्केट नॉर्मल वे में देखें तो। लेकिन एज ए इकोनॉमिक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखें, इकोनॉमिक के अकॉर्डिंग देखें तो इट मीन्स द एंटायर एरिया, पूरा ऐसा क्षेत्र जहाँ पे बायर और सेलर आपस में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, विद ईच अदर इन एनी वे में, मतलब ज़रूरी नहीं कि मतलब आपस में वो ऐसा पूरा क्षेत्र जहाँ पे वो आपस में कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे पूरे क्षेत्र को हम बोलेंगे मार्केट। और ज़रूरी नहीं कि आप जो आपके बायर और सेलर हैं उनमें फेस टू फेस ही क्या हो, आपकी कांटेक्ट हो, आपका आप कांटेक्ट कर सकते हो सोशल साइट के माध्यम से, या फिर कोई आपका फूड कोर्ट होता है, वहाँ पे आपके पास अगर वहाँ का मेन्यू है, घर पे ही पड़ा है, तो आप उस मेन्यू के अकॉर्डिंग फ़ोन से भी क्या कर सकते हो, टेलीफोन से ऑर्डर करके घर पे मंगवा सकते हो कोई चीज़, है ना। ऐसे ही पहले के देखें तो टेलीग्राम, फैक्स, ईमेल, इन सब के थ्रू जब कोई एक बायर सेलर आपस में कांटेक्ट कर लेते हैं, या फिर कोई एजेंट होता है किसी बायर का, वो जाके सेलर से कांटेक्ट करता है, या सेलर का कोई जो एजेंट होता है वो बायर से कांटेक्ट करता है, तो उस सिचुएशन को भी क्या बोलते हैं, उस एरिया को भी हम क्या बोलेंगे, मार्केट ही बोलेंगे। ध्यान में रखना इसको, ओके। तो ये हो गई मार्केट की बात कि मार्केट किसे कहते हैं, अच्छे से क्लियर है, ओके। तो अब देखते हैं आगे मेन फीचर्स ऑफ मार्केट। मार्केट में क्या क्या फीचर्स होते हैं, वही जो हमने पढ़ा उसी से रिलेटेड देखिए। एरिया, मतलब कि मार्केट क्या होता है, एक क्षेत्र होता है, एरिया होता है। ज़रूरी नहीं कि वो आपका सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेस ही हो, ऐसा क्षेत्र जहाँ पे क्या कर सकता है, बायर और सेलर आपस में कांटेक्ट कर सकते हैं, उस हर एक एरिया को हम क्या बोलेंगे, मार्केट बोलेंगे, ठीक है। फिर है बायर्स एंड सेलर्स। ऑफ कोर्स मार्केट है तो बायर्स एंड सेलर्स तो होंगे ही ना, अगर खरीदने वाला और बेचने वाला ही नहीं होगा तो क्या है का मार्केट, है ना। तो मार्केट ऐसा प्लेस है, ऐसा एरिया है जहाँ पे क्या होते हैं, बायर्स और सेलर्स आपस में डील करते हैं, राइट। किसके लिए डील करते हैं, वन कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी के लिए डील करते हैं कि भाई मुझे ये लेना है तो मुझे दोगे, वो बोलेगा हाँ मुझे तो बेचना है, तुम लो, है ना। ऐसी कोई सर्विस के लिए भी कर सकते हैं कि किसी को कोई सर्विस लेना होता है वो हो गया बायर, और सर्विस देना होता है वो हो गया क्या, सेलर, राइट। तो क्या हो गया, किसी भी कमोडिटी या सर्विस के लिए जब क्या किया जाता है, आपस में लेन देन किया जाता है, तो वो भी फीचर होता है मार्केट का। और यहाँ पे कंपटीशन बिल्कुल फ्री होता है, यानी अगर एक चीज़ किसी ने खोल ली, कोई भी मान लीजिए XYZ कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, तो ज़रूरी नहीं आप भी वैसा का वैसा प्रोडक्ट बेच सकते हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुली प्रतिस्पर्धा होती है, कितने भी मार्केट में कंपटीटर्स आ सकते हैं एक दूसरे के, इस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है, फ्री कंपटीशन होता है मार्केट में, ठीक है। तो ये बात हो गई मार्केट की फीचर्स की। अब आगे देखिए टाइप्स ऑफ मार्केट, आपके क्या होते हैं, मार्केट कितने टाइप के होते हैं देख लीजिए। तो अब कंपटीशन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, ठीक है। तो कंपटीशन के अकॉर्डिंग एक तो होते हैं कंपटीटर, एक होते हैं नॉन कंपटीटर। कंपटीटर में दो सिचुएशन आती है, परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। ये दो मार्केट होते हैं। अब परफेक्ट कंपटीशन तो पूर्ण प्रतियोगिता का मार्केट हो गया, और इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आपके तीन तरह के मार्केट निकल के आते हैं। कौन कौन सा बोलो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, ओलिगोपोली और ड्यूओपोली, ये आते हैं इम्परफेक्ट में।
देखो, बेसिक सी चीज़ों को समझना ज़रूरी है। हमें हमेशा ये पता होता है हाँ, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, ये सब मार्केट के क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। लेकिन कौन सा टाइप कैसे, यानी जो आपके कंपटीशन के अकॉर्डिंग मार्केट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो कंपटीशन और एक नॉन कंपटीशन। कंपटीशन में आपके आते हैं परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन। अब परफेक्ट कंपटीशन तो एक पार्ट हो गया, और इम्परफेक्ट कंपटीशन में आएंगे 3 टाइप के, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, ड्यूओपोली, ध्यान में रखना। और जो आपका नॉन कंपटीशन होता है उसमें आपका आएगा मोनोपोली, क्योंकि इसमें यहाँ पे कोई भी, मोनोपोली के अंदर एक ही क्या होती है, एक ही विक्रेता की, एक ही सेलर होता है, उसकी मोनोपोली रहती है, उसका एकाधिकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपटीशन की कोई बात ही नहीं होती है इस मार्केट में। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके मार्केट होते हैं अलग अलग टाइप के। अब देखिए, परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है, सभी को पता है ना, जहाँ पे लार्ज नंबर, बहुत सारी तो आपके क्या होते हैं, क्रेता होते हैं, और बहुत सारे आपके क्या होते हैं, विक्रेता होते हैं। और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो आपके होमोजेनियस प्रोडक्ट है, यानी आपस में क्या होते हैं, समान प्रोडक्ट होते हैं, यानी कोई भी सेलर एक तरीके का सामान, बहुत सारी सेलर एक तरीके के सामान बेच सकते हैं। जैसे आपकी ग्रोसरीज हो गई, सभी के सभी, ठीक है, चीनी, मसाले, स्पाइसेस, कुछ भी, एनीथिंग जो डेली रूटीन में काम आते हैं। ठीक है, तो उनके तो बहुत सारे विक्रेता भी होते हैं, और उनके बहुत सारे क्रेता भी होते हैं ना, खरीदने वाले भी बहुत होते हैं, बेचने वाले भी बहुत होते हैं। ठीक है, और एक जैसा सामान भी बेचते हैं। एक अगर कोई बंदा सब्जी बेच रहा है तो दूसरा भी सब्जी बेच सकता है। एक की अगर किराने की दुकान है तो दूसरे की भी किराने की दुकान होती है कि नहीं होती है ना। तो वो किस सिचुएशन की बात हो रही है, परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा होता है। ठीक है, फिर इम्परफेक्ट के कंपटीशन में 3 टाइप के आपके आते हैं मार्केट। फर्स्ट है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये क्या होता है, जिसमें लार्ज नंबर के बायर्स होते हैं और लार्ज नंबर के सेलर्स भी होती है। यानी ये चीज़ तो सेम है परफेक्ट कंपटीशन की तरह, बट डिफरेंस क्या है कि सेलिंग डिफरेंशिएट प्रोडक्ट्स, यानी इसमें हर एक विक्रेता अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स को क्या करता है, अलग अलग बेचता है। यानी किसी की हार्डवेयर की है, किसी की किराना की है, किसी का सैलून है, मतलब अलग अलग चीज़ें हो रही है, सेम नहीं है। जहाँ भी सेम हो रही है, होमोजेनियस प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं और लार्ज नंबर में बायर्स और सेलर्स है, वो तो हो गया परफेक्ट कंपटीशन। पर जहाँ पे बायर्स और जो सेलर्स है वो तो लार्ज हैं, लेकिन जो आपके प्रोडक्ट जो सेल आउट हो रहे हैं उन वो क्या है, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। ठीक है, उस सिचुएशन को बोलेंगे मोनोपोलिस्टिक बोलेंगे। ओके, क्लियर है। फिर ओलिगोपोली क्या सिचुएशन है, जिसमें फ्यू इंडिपेंडेंट सेलर्स होते हैं। कुछ आपके क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट सेलर्स होते हैं, एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। मतलब कहने का इसमें कि जो आपके इसमें सेलर्स होते हैं वो थोड़े कम होते हैं। ठीक है, और आपके बायर्स अधिक मात्रा में होते हैं। ओके, अब ड्यूओपोली में क्या होते हैं, सिर्फ 2 ही इंडिपेंडेंट सेलर्स होते हैं। ओलिगोपोली में तो कुछ होते हैं, पर ड्यूओपोली में फिक्स है, ड्यूओ नाम आ गया, मीन्स 2 ही इंडिपेंडेंट सेलर्स होंगे और बायर्स आपके लार्ज नंबर में हो सकते हैं। तो आपने हर सिचुएशन में देखा, जितने भी कंपटीटर मार्केट्स हैं सब में जो बायर्स हैं, क्रेता हैं, वो तो क्या है, लार्ज स्केल में है, लेकिन जो सेलर्स हैं उनमें थोड़ा डिफरेंट है। परफेक्ट कंपटीशन में सेलर लार्ज स्केल पे है और मोनोपोलिस्टिक में भी सेलर लार्ज स्केल पे है। तो इनमें डिफरेंस क्या है, एक में होमोजेनियस प्रोडक्ट मिलती है, यानी समान प्रोडक्ट बेचा जाता है, और मोनोपोलिस्टिक में डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। उसके बाद ओलिगोपोली में क्या है, कुछ सेलर हैं, और ड्यूओपोली में तो 2 ही सेलर होंगे। तो इस तरीके से आपको इनको थोड़ा सा क्रैम करना है, याद रखना है चीज़ों को। ठीक है, इनमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं मार्केट में से। ठीक है, अब ये तो बात हो गई किसकी, पर कंपटीटर मार्केट की। अब नॉन कंपटीटर मार्केट में कौन सा है, मोनोपोली। ये तो सभी को पता है क्या होता है, अ सिंगल सेलर। इसमें एक ही टाइप का सेलर होगा विद नो क्लोथ सब्सटीट्यूट्स, यानी उसके जैसी प्रतिस्थापित वस्तु कोई और बना ही नहीं सकता, वही सिर्फ बेचेगा उसको। ठीक है, एकाधिकार होता है, राइट। तो उसको बोलेंगे मोनोपोली, जिसमें आपका एक ही विक्रेता होता है और आपके बायर्स क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं। भाई मार्केट है तो बायर्स तो बहुत सारे होंगे, हर सिचुएशन में आपके बायर्स क्या है, बहुत सारे हैं। इसको तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है। बस सेलर्स जो है उनमें थोड़ा डिफरेंस है, उसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। मोनोपोली में आपका एक ही सेलर होगा और उस सेलर के द्वारा जो बेचने वाली वस्तुएं हैं उसकी कोई प्रतिस्थापित वस्तु कहीं और नहीं बिकेगी, उसका एकाधिकार होगा उस वस्तु पे। ओके, क्लियर है। यहाँ तक टाइप्स ऑफ मार्केट्स हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं, सभी को समझ में अच्छे से आ गया है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने बात कर ली है पूरा का पूरा जो आपका रिवीजन है रेवेन्यू का और कॉस्ट का, अच्छे से कर लिए, क्योंकि ये बेस है किसके लिए, मार्केट स्ट्रक्चर के लिए। तो वो हमने देख लिया है। फिर मार्केट के टाइप्स, मार्केट के बारे में थोड़ा जान लिया है। अब आगे कल की क्लास में भी इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आपका जो 10th चैप्टर है मार्केट स्ट्रक्चर, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे और चीज़ें हैं कि क्या डिफरेंस है इन मार्केट्स में, कैसे कैसे होता है इन मार्केट्स के अंदर, संतुलन का बिंदु कहाँ
कहाँ होगा, कहाँ पे इक्वल होगी आपकी जो TR और TC है, वो सब चीज़ें हम इनमें देखने वाले हैं। ओके, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आज हमने थोड़ा पढ़ लिया है, अच्छे से रिवीजन कर लिया है, थोड़ा मार्केट स्ट्रक्चर को देख लिया। आज थी हमारी 36 नंबर क्लास, तो इसको ध्यान में रखिए, अच्छे से लगाइए और उसके बाद नोट्स कलेक्ट कीजिए। जाके कहाँ से, वेबसाइट पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप नोट्स को कलेक्ट करो अच्छे से और उसके बाद स्टडी को अच्छे से बूस्ट करो, प्रिपरेशन करो। ओके, तो ये हो गया हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात, 10th नंबर चैप्टर की बात। अगर वीडियो ज़रूर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन सारे मिलते रहें। ठीक है, अगर आप फिलर फॉर्म के साथ जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको बता देती हूँ, जो भी आप पढ़ना चाहते हो फिलर फॉर्म के साथ तो अप्रोच कर सकते हो। ये सारी फिलर फॉर्म की सोशल साइट्स और वेबसाइट्स हैं, तो यहाँ पे जाके आप अप्रोच कर सकते हो, क्लासेस लगा सकते हो, नोट्स कलेक्ट कर सकते हो, MCQs डाउनलोड करके उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत ऑप्शंस आपके पास, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कोई भी आपकी कॉस्ट यहाँ पे नहीं लगने वाली है। तो ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग। थैंक यू सो मच।